रियांश की बात पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स और ऋषभ भी सुन रहे थे। कुणाल जो भी ऑफिस में था, क्योंकि रियांश के एब्सेंस में बाकी के कामों को उसे ही संभालना हो रहा था। अब तो प्रियंका भी उन लोगों के साथ नहीं थी। ऋषभ भी डरते हुए कहता है, सर अभी तो सारे फैमिली मेंबर जग भी रहे और कोई भी यहाँ पर पहुँच सकता है। इस टाइम पर बाकी का काम करना हम कभी और। रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऋषभ जो राजनंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर वो आंटी जी का पैर और एक और हाथ और जुबान और आँख की जो बात कर रहे हैं सर, ये बाद में नहीं कर सकते? रियांश उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, यू राइट। वैसे भी अभी मेरी वाइफ मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई है, तो मैं उसी के साथ वक्त बिताने जा रहा हूँ। इन्हें टाइम टाइम पर शौक मिलते रहना चाहिए, और हाँ, किसी भी हालत में इनकी मौत नहीं होनी चाहिए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है इन लोगों को। जिया को 3-3 बार मारने की कोशिश की है इन लोगों ने। ये आखिरी बार था। इसके बाद ये अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पाएंगे, और जब भी सोचेंगे सिर्फ रियांश का खौफ ही इनके दिमाग में आएगा। ओके, एन्जॉय योर डेज। बचे कुछ चंद दिनों को एंजॉय करिए आप लोग। और ये बोल करके वो बेसमेंट से ऊपर की तरफ निकल गए थे। अभी भी उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था जिया की हरकतों की वजह से, और वो खुद ही अपने ऊपर हंसते हुए रूम की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वासना जो वेदिका का हाथ पकड़े हुए जिया के रूम की तरफ जा रही थी, यानी कि रियांश और जिया के रूम की तरफ। रियांश ये देख करके थोड़ा देर बाहर ही रुक जाते हैं। वासना और वेदिका जैसे ही अंदर की तरफ आई थी, जिया वासना को देख करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, और फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, कैसे समझाऊं इन्हें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब तक वासना जो दौड़ कर आती और जिया का हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सो 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 सॉरी भाभी, मेरी वजह से। लेकिन यहाँ तो जिया अपोलोजाइज मांगने के बारे में सोच रही थी, और वो तो इतना ज़्यादा गिल्टी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से वासना से माफ़ी मांगे। वासना की बात सुन करके वो उसको रोकते हुए कहती है, सॉरी किस बात की? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ना, मेरी वजह से आपने अपनी जान लेने के बारे में सोचा। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था। वहीं वेदिका के भी आंखों से आंसू आने लगे था, और वो भी जिया के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, नहीं भाभी, गलती आपकी नहीं, गलती हम लोगों की थी, जब हम लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया। हमें एक बार आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी, तो इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं आती। ये सुन करके जिया जो अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहती है, दिक्कत कहाँ आई मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, और अब तो सब ठीक हो गया है। वासना जो खड़े होते हुए कहती है, अगर आपने अपने फ़ोन से ये नहीं भेजा था, तो फिर आपका फ़ोन किसने इस्तेमाल किया था भाभी? आपने इस बारे में कभी सोचा? वही वेदिका जो कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो? और वैसे भी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम जानती हो ना इस बारे में। वासना जब अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी भाभी, अब मुझे इस बारे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तभी जिया जो कहती है, नहीं नहीं, इसने सही क्वेश्चन किया है। मेरा फ़ोन तो मेरे फेस लॉक से या फिर मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। अचानक से ये किसके हाथ में गया जो इस बारे में उसने आपको बताना ज़रूरी समझा, और इस बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। शायद मेरी ही लापरवाही है। अगर मेरे हाथ में होता फ़ोन तो इस तरह का मैसेज आप तक पहुंचता ही नहीं। आई एम रियली सो सॉरी। लेकिन तभी वासना जब अपने आंसुओं को पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं भाभी, एक ना एक दिन तो मुझे ये पता ही चलना था ना, और जिस दिन भी पता चलता मैं ऐसे ही रिएक्ट करती शायद, क्योंकि आपको तो पता है ये कितने इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। वही जिया जो कहती है, डोंट वरी, हम खुद उस इंसान का पता लगाएंगे जिसने ये काम किया है, और उसके बाद जो उसकी पिटाई करेंगे ना हम लोग। वेदिका जो हंसते हुए कहती है, भाभी आप पिटाई करोगे? जिया जो कहती है, और नहीं तो क्या, मुझे कम मत समझो, मुझे ताइक्वांडो बहुत अच्छे से आता है, और फिर अब मूवी करना है ना मुझे, तो उसके लिए अच्छे से तंदुरुस्त भी होना पड़ेगा। लेकिन तब तक ना हम लोग उस लड़की का पता लगा लेंगे जिसने भी मेरे फ़ोन को टच करने की हिम्मत की थी। जैसे ही जिया ने बोला था, वासना और वेदिका एक दूसरे को देखकर जिया की तरफ होते हुए पूछती हैं,
लेकिन भाभी आपको कैसे पता चला कि वो लड़की ही है? लड़का भी तो हो सकता है ना? जी आज अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मेरा फोन कोई लड़का छू दे? नहीं, इतनी तो किसी लड़के के अंदर हिम्मत नहीं है। रेहानशी की वाइफ हो ये सब कोई जानता है। उस लड़के की शामत नहीं आ जाएगी? वही पीछे से उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। रेहानश अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, अगर मेरी तारीफें हो गई हो तो क्या मुझे अपनी वाइफ के साथ थोड़ा अकेले वक्त मिल सकता है? वही पीछे वासनाज अपने भाई को देखते हुए कहती है, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं तो कह रही हूँ ना, भाभी जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद से आप लोग हनीमून प्लान कर लो, फिर तो आप लोगों के पास वक्त ही वक्त होगा। राज स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू फॉर द सजेशन, नाउ गेट लॉस्ट। वेदिका और वासना दोनों ही वहां से अपने कदम बाहर करके निकल गई थी और रेहांशु अंदर आकर के दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए जिया के पास आते हुए कहते हैं, इन दोनों को तो नहीं पता है ना उसके बारे में? जिया जो पूछती है, किस चीज की बात कर रहे हैं? रेहांशु कहते हैं, यू नो वेरी वेल कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जिया। वही जिया जो हंसते हुए कहती है, मैं तो नहीं जानती किस बारे में बात कर रहे मेरे हस्बैंड जी। रेहांशु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बट्टू को देखा तुमने? जिया जो कहती है, हैं? रेहांशु कहते हैं, आई मीन लूसीफर को देखा तुमने? जिया अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, मैंने नहीं देखा। वैसे आपने भी उसे बट्टू बुलाना शुरू कर दिया। वैसे नाम अच्छा है, लूसीफर तो कितना अजीबोगरीब नाम है, बट कितना देसी फील आ रहा है इससे। वही रेहांश और जिया को वार्निंग देते हुए कहते हैं, जिया जो भी हमारे बीच हुआ है ये सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा, किसी को भी इस बारे में खबर नहीं लगाओगी तो। वही जिया जो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अपने हाथ रखते हुए कहती है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा किस बारे में बात कर रहे हैं। रेहांश उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, तो वापस आ गई मेरी बदमाश जिया, मेरी कार्टून नेटवर्क। जिया जो अपनी स्माइल पास करते हुए कहती है, क्यों, आपको ये कार्टून नेटवर्क पसंद नहीं है? रेहांश उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, पसंद तो नहीं है पर झेल रहा हूं तुम्हें। अब शादी कर ली है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? बस यही सोच रहा हूँ, बस ये एक जन्म जैसे तैसे निकले, अगली जन्म में कोई सुंदर कन्या ढूंढ करके शादी करूंगा और जो थोड़ी मैच्योर हो। ऑब्वियसली तुम्हारी तरह नहीं चाहिए मुझे। जिया जो अपने हाथ में पिलो उठा करके रेहांश के सर पर मारते हुए कहती, हर जन्म में मैं ही मिलूंगी, कलेशी, बदमाश, कार्टून नेटवर्क, गधी, इमेच्योर, पागल। वही रेहांश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब बस भी करो, और इतनी बुराई क्यों कर रहे हो अपनी? ऐसी थोड़ी ना है मेरी बीवी। वही जिया जो कहती है, सच्ची में ना अच्छी हूं ना मैं? रेहांश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, नहीं अच्छी तो तुम बिल्कुल नहीं हो, तुमने ठुमके लगवा दिए मुझसे। अब क्या मुंह लेकर के मैं शीशे के सामने जाऊंगा? जब भी खुद के बारे में सोच रहा हूँ मुझे खुद हंसी आ रही है अपने ऊपर। और वैसे भी मैं रिद्धिमा से इस वजह से बात करने गया था क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। इसकी इतनी बड़ी सजा दोगी तुम मुझे? जिया जो रेहांश के बालों पर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है ना, अच्छे लगते हैं अब डांस करते हुए, कभी एक साथ डांस किया जाएगा। रेहांश अपनी नजर को बेड पर करते हुए कहते हैं, अगर तुम आज ठीक हो तो आज ही कर लेते हैं डांस। जिया जो अपने चेहरे को नीचे करके उनकी बातों को अवॉइड करने की कोशिश करने लगती है और फिर धीरे से पूछती है, वैसे सब लोग तो नजर आ रहे हैं, वो बड़ी मॉम कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही? उसकी बात सुनकर के रेहांश कहते हैं, वो कहीं गई हैं शायद, आ जाएंगी वापस कुछ दिनों में, डोंट वरी। वैसे तुमसे एक बात बोलनी थी, परेशान मत हो ना, पर ये थोड़ा ज़रूरी है। जिया जो कहती है, क्या है, मुझे बस डराइएगा मत, क्या बात है बोलिए। रेहांश कहते हैं, मुझे दुबई जाना था, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, एक दिन का वक्त लगेगा बस, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। मैं जिया जो पूछती है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैंने सुना है आर्य एम्पायर के बारे में आपके, कुछ हो गया उसको? वही रेहांश अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, उसका तो अलग से वसूल करना है तुमसे, बहुत बड़ा लॉस हुआ है मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिया जो हैरान होकर कहती है, मेरी वजह से क्या हुआ, मैं तो कोमा में थी, अब मैं सोई से भी आपका नुकसान करने लगी? रेहांश कहते हैं, तुम आराम से कोमा में एंजॉय कर रही थी, पर मेरी तो जान हलक में आकर अटकी थी ना। तुम्हारे चक्कर में क्या क्या नहीं किया मैं जिया, मंदिरों के चक्कर लगाया, भगवान के सामने गिड़गिड़ाया, तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट किया, और अब तुम्हारे लिए नीचे मंदिर की भी स्थापना करवा दी है, क्योंकि एज यू सेड भगवान से कोई नहीं जीत सकता, और मैंने मान भी लिया इस चीज को। जो नाक रगड़वाया ना तुम्हारे भगवान ने,
उनको तो मैं ऊपर जाकर के मिलता हूँ, फिर पूरा हिसाब लूंगा उनसे कि आखिर ये सारे नाटक किस लिए थे। जियान की बात पर हंसे जा रही थी। वैसे भी रियांश के दिल दिमाग में इतनी सारी बातें हुआ करती थी जो वो सिर्फ जिया से ही किया करते थे। बाकी सबके सामने तो उन्हें मैच्योर बनने की एक्टिंग करनी होती थी। यूं ही इसी तरह से आज का वक्त तो गुजर जाता है। अगला दिन जिया जो अब रियांश के दुबई जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और वहीं वो रियांश को अपने हाथों से ही टाई पहनाते हुए कहती है, सिर्फ एक दिन का वादा किया है आपने, कल मुझे मेरे सामने नजर आने चाहिए आप, समझ आ रही है आपको? रियांश अपने सर को हम मिलाते हुए कहते हैं, जी मोहतरमा, बिल्कुल, आपकी आंखें खुलने से पहले आपके सामने रहूंगा मैं। जिया जो अपने ही सिंदूर का हल्का सा चुटकी अपने हाथ में लेती और उसको धीरे से रियांश के अभी फोरहेड पर लगाने वाली होती है, लेकिन तभी रियांश अपना सिर पीछे करते हुए कहते हैं, अब तुम ये क्या कर रही हो? वही जिया जो कहती है, प्रसाद लगा रही हूँ आपको। रियांश जो बोलते हैं, जिया ये प्रसाद नहीं सिंदूर है, और दूसरी बात, मैं सिर्फ तब तक भगवान का फैन हुआ करता था जब तक तुम होश में नहीं आई थी, अब उनसे मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन तभी जिया जो रियांश के होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, श्श, मेरे लिए अगर आप भगवान से प्रे कर सकते हैं तो आपके लिए मैं नहीं कर सकती, और वैसे भी ये मेरा सिंदूर है, अगर मैं इसे अपनी मांग में भर रही हूँ तो क्या आप इसे तिलक की तरह नहीं लगा सकते? उसकी बात सुनते हुए रियांश अपने चेहरे को दोबारा से आगे करके हल्का सा बेंड करते हुए कहते हैं, कर लो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे हूँ, कार्टून बना दो मुझे। मैं जिया हंसते हुए कहती है, तिलक लगाने से कोई कार्टून नहीं बन जाता, ओवर एक्टिंग की दुकान। और ये बोल करके वो धीरे से उनको तिलक लगाती है और फिर रियांश को छोड़ने के लिए वो भी रियांश का हाथ पकड़े नीचे की तरफ आने लगे थे। सब लोगों को बस इतना ही पता था कि रियांश ऑफिस के लिए जा रहे हैं, सिवाय जिया के। वही रियांश और जिया को सबके सामने ही हक करते हुए कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ तुमसे बताएं ताकि तुमसे परमिशन मिल सके, और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए जिया। जिया जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ऐसा ही होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो मंदिर के पास आकर के धीरे से अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, भगवान बस इनको सेफ रखना, किसी भी हालत में कुछ नहीं होना चाहिए ना। अभी रियांश मेंशन से बाहर की तरफ निकलते उससे पहले ही लूसीफर दौड़ करके उनके पास आ जाता है, जैसे वो भी चाह रहा हो कि रियांश उसे अपने साथ दुबई ले चले, क्योंकि हमेशा वो रियांश के साथ ही रहना पसंद करता था और हर काम में वो रियांश का साथ देना चाहता था। रियांश अपने घुटने के बल बैठकर लूसीफर के सर पर टैप करते हुए कहते हैं, और बटुक महाराज, कल तो बहुत मज़े लिए आपने मेरे, इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा मैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दो, लेट हो रहा है, वहाँ 11 बजे तक मेरी मीटिंग है, सो मुझे निकलना होगा। यहाँ मेरी जिया का हमेशा की तरह तुम्हें ख्याल रखना है, और अब तुम काफ़ी बड़े हो गए। वही लूसीफर जैसे ही बड़ा होने का नाम सुना था, वो धीरे से अपनी नज़र को नीचे करते हुए थोड़ी अदाएं दिखा करके अपनी जीभ निकालने लगता है। रियांश उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, करते हैं इस पर कुछ काम, पर फिलहाल जाने की इजाज़त चाहिए मिस्टर। और ये बोल करके वो अपनी जगह से खड़े हुए थे और अपने पैंट को सही करते हुए एक बार जिया की तरफ देखते हैं और फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। सब लोग अब अपने अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। नेहा भी अपने काम के लिए निकलती उससे पहले ही वो जिया को जोर से हक करते हुए कहती है, ठीक हो तुम? जिया जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं तो एकदम चंगी हूँ, बस सर ज़्यादा घुमाने पर थोड़ा दर्द हो रहा है। नेहा जो कहती है, तो ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे ऑपरेशन हुआ है तुम्हारे दिमाग का। वहीं पीछे से गौरव जाते हुए कहता है, ओह वाह, दिमाग का ऑपरेशन? जिया और नेहा दोनों गौरव को घूरने लगी थी। जिया जो कहती है, इसमें वाव कहने की क्या बात है? गौरव जो कहता है, इससे ये पता चलता है कि मोहतरमा के पास दिमाग भी है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता ना। जिया जो गुर्राते हुए लगातार गौरव को घूरे जा रही थी और फिर वो लूसीफर की तरह देखते हुए कहती है, मिस्टर बटुक, जरा इनको बताओ तो मेरे पास दिमाग है या नहीं। पहले तो गौरव समझ नहीं पाता कि ये जिया पट्टू पट्टू किसको बुला रही है, लेकिन जैसे ही उसने लूसीफर के गुर्राने की आवाज़ सुनी थी, वो जल्दी से दौड़ करके प्रार्थना जी के पीछे आकर के छुप जाता है और दोबारा से अब मेंशन में वो खुशी का माहौल जो कहीं गायब सा हो गया था वो लौट आया था। रियांश अब थोड़ी देर में अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे और उनके साथ इस वक्त कुणाल भी जाने का जिद कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुबई में उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। अब उनका कई लोग उनके खिलाफ जो भी दुश्मनी करके बैठे हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं।
आर्य एम्पायर के बंद होने से रेयांश को दिन प्रतिदिन काफ़ी लॉस हो रहा था, लेकिन रेयांश ने कुणाल को तुरंत ही मना कर दिया था और वो कुणाल से कहते हैं वहाँ पर जोसेफ हैं और भी बहुत सारे आदमी हैं मेरे जो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुम हो कुणाल। मेरे ऑफिस का ख्याल रखना, मेरी जिया का ख्याल रखना और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बहन का ख्याल रखना। जिया पर तो वैसे भी मेरी नज़र 24 घंटे रहती है, लेकिन वासना, उसे तुम्हारे सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत है। तुम यहीं पर रहोगे इंडिया में, और ध्यान रखना वो दो दुश्मन अभी भी बेसमेंट में बंद है। किसी भी हालत में वो जिया को नुकसान ना पहुंचाए। और उसके साथ ही एक और बात याद रखना, जिया को इस बारे में अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए कि बड़ी मॉम और प्रियंका बेसमेंट में बंद है। और ये बोल करके वो अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे और दुबई के लिए रवाना हो गए थे। रेयांश के दुबई आने का सबसे बड़ा रीज़न अपने आर्य एम्पायर के सारे एम्प्लॉयज़ को संभालना था, जो कि पूरी तरह से टूट गए थे करते थे। काफ़ी टाइम से वो एम्प्लॉयज़ जो रेयांश अग्निहोत्री की कंपनी में पूरी शिद्दत से काम किया करते थे, अचानक से जब उन्हें पता चलता है कि उनकी नौकरी जो उनके हाथों से निकलने वाली है, तो वो सब के सब पूरी तरह से बौखला उठे थे। और इसका ऑपोजिशंस और रेयांश के कंपनी के सारे राइवल्स काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रहे थे रेयांश के खिलाफ एक से एक टिप्पणियां दे करके। जोसेफ भी इस बारे में रेयांश को इत्तला कर चुका था काफ़ी टाइम पहले ही, और वही रेयांश इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए दुबई पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे उस जगह जहां पर रेयांश की कभी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो जगह पूरी तरह से बदल दी गई थी और वहां पर एक नई बिल्डिंग का शुरुआत हो रहा था। रेयांश की कंपनी दुबई के बहुत ही सारे जगहों पर फैली हुई थी, जिसमें से एक जगह पर रेयांश पहुंचते हैं जहां उनका मेन ऑफिस हुआ करता था। रेयांश के अंडर में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे, जिन सबको एक साथ चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था नेताओं को, जिसकी वजह से रेयांश अपने कुछ हेड एम्प्लॉयज़ को इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए भेजते हैं। जैसे ही रेयांश उन सारी पब्लिक के बीचों बीच पहुंचे थे, सारी पब्लिक जो धरना लगाए अपनी जगह से उठने को तैयार ही नहीं थी। सामने इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जो कि सब के सब हल्ला मचाए जा रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग तो इंडियन वर्कर्स ही थे, जो कि आर्य एम्पायर में सालों से काम कर रहे थे। अचानक से उनसे यूं इस तरह नौकरी छीन लेना उनको अंदर तक तोड़ चुका था। रेयांश उन सारे भीड़ को देखते हैं और एक बार जोसेफ को, नहीं जोसेफ जो अपना सिर हाँ में हिला दिया था, जैसे वो इशारे में रेयांश से बताना चाह रहा हो कि इतने सारे लोग रेयांश के अंडर में काम किया करते थे, जिनके पास अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। रेयांश अपने हाथ में माइक लेते हैं और फिर उन सब लोगों की भीड़ को अपने हाथों से शांत करते हुए कहते हैं, I know many of you are scared, confused and even angry. For years this empire has given you jobs, stability and a future. But now, we stand at a crossroad. The world is changing, and so are we. We cannot keep walking on the same dangerous path forever. And that's why, from today, we will shut down all illegal operations. और अचानक ही रेयांश की बातें सुनकर के दोबारा से भीड़ में काफी जोर जोर से आवाजें आने लगी थी। रेयांश आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, Instead, we will build something bigger, cleaner and safer. So, there are gonna be some hospitals, schools and welfare projects to be started. No one will be left behind. Each of you will be given a place in this new foundation. This is not the end. This is just a new beginning. So you have to... अभी रेयांश अपनी बात को कंप्लीट करते तभी पीछे से एक आदमी जाते हुए कहता है, आप बुज़दिल हैं। अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि आप अपने इस एम्पायर को चला सके तो आपने इसका शुरुआत किया ही क्यों? ये बात सुन करके पीछे से एक और आदमी जो आते हुए कहता है, शायद सुनने में आया है कि आपने ये काम अपनी वाइफ के लिए बंद किया है। और ये जैसे ही उन्होंने बोला था, पीछे खड़े काफी लोग जो हंसने लगे थे। रेयांश भी उन सारे लोग की बातें सुनते हैं, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। वहीं जोसेफ जो इस बात को सुन करके थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उसके ही तो मुंह से बाहर निकली थी। उन दो के साथ साथ पीछे भी कुछ लोग इसी तरह की बातें शुरू कर दिए थे। रेयांश दोबारा से अपने माइक पर अपनी पकड़ कसते हैं और बहुत ही नॉर्मली और कैजुअली कहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि एक औरत के लिए जीना कमजोरी होती है तो ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है। जो मैं इस वक्त छोड़ रहा हूँ वो सिर्फ एक धंधा था।
जो मैंने अपनी मर्जी से बनाया था और अपनी मर्जी से उसे जला रहा हूँ। और जो मैं आगे बनाने जा रहा हूँ वो एक लेगेसी। उन दो आदमियों के पीछे पीछे कुछ और भी आदमी थे जो इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर रहे थे। रियाज जो भीड़ की आवाज सुनते हुए उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर यू वेरी प्रॉपरली कि मैं इस बिजनेस से भले ही त्याग ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे बिजनेस को खत्म कर रहा हूँ। और वैसे भी जो भी मेरे चक्कर में, स्पेशली इलीगल वेपन के चक्कर में आने की कोशिश करते थे, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रियांश अग्निहोत्री जब इस मार्केट से हटेंगे तभी तो उन लोगों का कहीं नामो निशान नजर आएगा, क्योंकि मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात, मैं चाहे किसी भी बिजनेस में उतरूं, काम मुझे अच्छे से करने का शौक है और मैं इस शौक को हमेशा अपना पैशन बनाकर रखूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे बारे में इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाकर समझा देना अपने बॉस को। और एक और बात, फॉर माई स्पेशल इंडियन वर्कर्स जो यहाँ पर अपनी फैमिली से दूर आकर अपनी फैमिली को अच्छी फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। आर्य एम्पायर बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ वो इलीगल बिजनेस बंद हो रहा है जिसे अब तक करके मुझे कोई खास सुकून या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हाँ, उससे मुझे पैसे बहुत मिले जिसका मैं अच्छी चीजों में अब इस्तेमाल करूंगा। हम कुछ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें आप सबकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी। जो भी इस काम को करने में इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे पहले से ही। आप में से किसी को भी मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहने दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। जैसे रियांश ने अपनी बात खत्म की थी, सारे लोग जो क्लैप करना शुरू कर दिए थे और अब वो क्लैपिंग की गूंज इतनी ज्यादा तेज थी कि सारे राइवल्स के आए हुए आदमी जो वैसे ही शांत पड़ गए थे क्योंकि उनकी तेज गुहार भी अब वहां पर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। रियांश को पहले से ही पता था कि राइवल्स अपना काम जरूर शुरू कर देंगे। अगर रियांश टाइम पर नहीं पहुंचे तो अफवाहें काफी रफ्तार से बढ़ जाएंगी और बहुत सारे लोगों को रियांश अग्निहोत्री और उनके एम्पायर पर से भरोसा उठ जाएगा, जिसे क्लियर करने के लिए रियांश यहाँ पर पहुंचे थे और अब उनका काम हो चुका था। वो जोसेफ को तुरंत ही ऑर्डर देते हैं, मेक श्योर फॉर्म्स शुड बी फिल्ड बाय ईच एंड एवरीवन, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस